बाबू मेरी आवाज आप सुन रहे हैं क्या? आज बाबू आप लोगों से इनऑर्गेनिक का जो जोरदार पीबीआई क्वेश्चन है इंक्लूडिंग पी ब्लॉक, उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सारे बच्चों से अनुरोध है कि अभी जो डिस्कशन किया जाएगा इससे एग्जामिनेशन में 20 से 25 नंबर तक का पूछा जा सकता है। इसलिए आप सारे बच्चे मेरे वीडियो को देखें, उसके बाद नोट का भी फोटो को भी आप लोग के 30 मिनट के मटेरियल पे भी डालेंगे और व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भी डालेंगे, उसको भी आप लोग ईमानदारी से सुने और समझें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आप लोगों से डिस्कशन करने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन को बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि नाइट्रोजन गैस जो होता है वो इनॉट होता है रूम टेम्परेचर पे। एकदम ध्यान से एक बात सुने, इनॉट जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे। इसका बहुत आसान सा जवाब है बाबू कि N2 गैस इनॉट रूम टेम्परेचर पे क्यों होता है। तो जब N2 का आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा तो नाइट्रोजन के बीच में होगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई। एक सिग्मा और जब 2 पाई होगा तो जोड़ने में इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी, और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी तो टूटेगा नहीं, और टूटेगा नहीं तो ये आपका इनॉट होगा। एक बार जाकर मुझको पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको लिखा जाएगा। एक अगला क्वेश्चन होता है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, और ये बड़ा ज्यादा पीबीआई क्वेश्चन है होगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का जहां तक सवाल है होगा तो एक आपका होता है ग्रुप 5A, और ग्रुप 5A में होता है होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अगर इसका आप हाइड्राइड बनाइएगा तो नाइट्रोजन को लीजिएगा तो NH3, PS3, ASH3, SbS3 और BiS3। परीक्षा में पूछेगा कि इसमें जो BiS3 है उसका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है जी। परीक्षा के लिए सुपर डुपर पीबीआई क्वेश्चन है। परीक्षा में पूछेगा कि BiS3 जो होता है वो मोस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी यानी मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है कि यानी सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो आपका BiS3 होता है। इसके पीछे तो सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब आप ऊपर से नीचे पीरियोडिक टेबल में जाइएगा तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, और जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो स्वाभाविक है इसका एटॉमिक रेडियस भी बढ़ेगा, और जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इसका रिड्यूस करने का प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। यानी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और सबसे कम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नाइट्रोजन का इसलिए होगा कि इसके एटॉमिक रेडियस का मान कम होगा। ये सारे के सारे पी ब्लॉक में डिटेल्स लिखे गए हैं, आप उसको जरूर देखिए। एक और परीक्षा में पूछेगा होगा, पूछने वाला क्वेश्चन लिखा हुआ होगा कि जो बॉन्ड एंगल होता है बाबू वो HNH का बॉन्ड एंगल आपका HPH से ज्यादा होता है। HNH का मतलब क्या है सो समझिए, अमोनिया। देखते रहिएगा, अमोनिया NH3 और फॉस्फीन PH3। देखिए HNH यही बॉन्ड एंगल है, और यहाँ पे HPH, तो इसके बॉन्ड एंगल का मान ज्यादा होगा, इसका कम होगा। नाइट्रोजन में भी लोन पेयर होता है, फास्फोरस में भी लोन पेयर होता है, लेकिन क्या होता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर का मान 7 होता है और फास्फोरस का 15 होता है। यानी 7 बीघा
7 भाई के 2 बीघा जमीन और 15 भाई के 2 बीघा जमीन, यानी इसको ज्यादा जमीन होगा, इसको कम। यानी केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझाए तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान ज्यादा होगा और इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान कम। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन मारामारी उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा रिपल्सन होगा बॉन्ड एंगल का मान उतना अधिक होगा। एक और सुपर डुपर मीडिया क्वेश्चन है आपका जो परीक्षा में बराबर पूछेगा, उसी से संबंधित बहुत बहुत मीडिया ये पूछेगा परीक्षा में कि R3P डबल बॉन्ड O जो है बनता है, लेकिन R3N डबल बॉन्ड O जो है वो नहीं बनता है। तो परीक्षा में यहाँ पे भी आपको वही जवाब देना होगा कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो नाइट्रोजन का क्या होगा, बताइए नाइट्रोजन का क्या होगा जरा देखिए, और फास्फोरस का क्या होगा। जब भी दुनिया का कोई क्वेश्चन नाइट्रोजन और फास्फोरस से संबंधित पूछा जाए, एकदम ट्रिक सेट कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस से संबंधित आप लोगों से पूछा जाए तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन में अगर होता है और फास्फोरस में अगर नहीं होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा अगर कोई रीजन होता है, सबसे बड़ा अगर कोई रीजन होता है तो रीजन बाबू यही होता है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके हम लोग डी ऑर्बिटल में नहीं ला सकते, जबकि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके डी ऑर्बिटल में ला सकते। जैसे यहां देखिए नाइट्रोजन साफ, आप लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3, फिर होगा लिखिए फास्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, बॉक्स डायग्राम बनाइए 2s 2 इलेक्ट्रॉन 2p 3 इलेक्ट्रॉन, यहां पे होगा बनाइए 3s 2 इलेक्ट्रॉन 3p 3 इलेक्ट्रॉन। अब होगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लाइए, ये नॉर्मल स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में लाइएगा तो 2s 2p के बाद आपका क्या हो जाएगा 3s। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कीजिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकालकर इसमें आ जाएगा, लेकिन वो 3p के बाद क्या होता है आपका 3d। अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड कीजिएगा तो इसमें से निकलकर इसमें आ जाएगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर d ऑर्बिटल में गया, बट यहाँ पे s ऑर्बिटल में गया। अगर d ऑर्बिटल में जाएगा तो स्टेबल होगा और d ऑर्बिटल में नहीं जाएगा तो स्टेबल नहीं होगा। d चूंकि गया इसलिए R3P डबल बॉन्ड O का अस्तित्व होगा, बट R3N डबल बॉन्ड O का अस्तित्व नहीं होगा। सिर्फ एक बार नोट्स को प्लीज प्लीज आप लोग पढ़ ले और वीडियो को जरूर आप लोग देखें। अगला एक और फिर से क्वेश्चन है होगा जिसपे आपको डिस्कशन की आवश्यकता है और बहुत बहुत ज्यादा बीबीआई है, और वो है S3PO4 S3PO3 और S3PO2। अगर होगा सबका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाइएगा तो डिटेल्स में आप जो को पहले भी बताया गया है POH 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 और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, इसमें बनेगा POH POH, कितना ऑक्सीजन हुआ 2, और ये कैसे, जबकि S3PO2 का बनाइएगा POH और आपका कितना ऑक्सीजन बचा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। 2-3 चीज होता है, एक आपसे पूछेगा बेसिक कैरेक्टर, तो देखो जितना POH होता है उतना ही बेसिक कैरेक्टर। कैसे देखिए एक POH 2 POH और 3 POH, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई बेसिक एसिड। तो परीक्षा में पूछेगा इसके बेसिसिटी का मान क्या होगा, तो इसके बेसिसिटी का मान होगा 3, बहुत ज्यादा बेसिक आई। यहाँ पे देखिएगा 2 POH, तो इसके बेसिसिटी का मान क्या होगा, तो इसके बेसिसिटी का मान 2, और इसको बोलेंगे डाई बेसिक। फिर पूछेगा इसके बेसिसिटी का मान क्या होगा, तो बेसिसिटी का मान यहाँ पे होगा 1,
और इसको हम लोग बोलेंगे मोनो बेसिक। और इसका उल्टा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए होगा, अगर कोई क्राइटेरिया होता है तो होता है पीएच। ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का क्राइटेरिया है। यहां देखिए पीएच पीएच है, यानी इसके अंदर होगा रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा, यहां पे भी होगा पीएच है, इसके अंदर भी रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा, बट इसमें जो है वो पीएच नहीं है, यानी इसके अंदर जो है वो आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर नहीं होगा। अब सारे बच्चे को ईमानदारी से इसको रिवीजन करना चाहिए। ये बेसिसिटी 3, बेसिसिटी 2, बेसिसिटी 1, बेसिसिटी के लिए पैमाना पीओएच, लेकिन अगर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के लिए पैमाना पीएच, तो इसमें 2 पीओएच है, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग 2 नंबर पे, और ये आपका 3 नंबर पे, यानी सबसे कम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगा। ये आप सभी बच्चों को कविता 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 के तरह याद करना चाहिए। कुछ बहुत शानदार क्वेश्चन पे डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से सारे बच्चे समझिएगा। इसका नोट्स भी आपको अभी साथ साथ भेज रहे हैं, जाकर 1 मिनट घर पे पढ़िएगा, सब कुछ कहानी खत्म। एक और शानदार वीडियो इसके बाद आप लोग को बनाकर भेजा जाएगा विथ नोट्स, आप लोग देखिएगा। पूरा नोट्स तो आप सभी बच्चों को पढ़ना है, पहले बताया जा चुका है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मेरे कारण से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटे। फिर छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा। O2 जो है वो गैस होता है, और सल्फर जो होता है वो सॉलिड होता है। क्यों? और O2 का फॉर्मूला होता है ऑक्सीजन का O2, और सल्फर का होता है AC। ऑक्सीजन भी O और O के बीच में बनता है डबल बॉन्ड, और सल्फर में 8 सल्फर आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो इसके अंदर बॉन्ड ज्यादा है, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा, इसलिए आपका सॉलिड होगा। इसमें बॉन्ड कम है, तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा, इसलिए आपका गैस होगा। छोटा छोटा क्वेश्चन आप समझते रहिए। ऐसे भी पूछेगा कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, लेस होगा, इसका भी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका ज्यादा होगा, वही ज्यादा, क्योंकि ये सॉलिड है, बॉन्ड मजबूत है, ये आपका गैस है, इसके अंदर का बॉन्ड कमजोर है। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है वो होता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन एसिड। सारे बच्चे ईमानदारी से समझिएगा, ये फिर से बहुत में भी आई है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन एसिड, सारे बच्चे को ईमानदारी से इसको सुनना, समझना और देखना चाहिए। जितना भी वो हाइड्रोजन एसिड है, आपको मालूम है कि हाइड्रोजन की संख्या जनरली होती है 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इससे एसिड बनाइए, HF, HCl, HBr, HI होगा। सब में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का जो होता है 53। डिफरेंस दोनों के बीच का देखिए, 8, 16, 34 और 52 होगा। यहां पे जो है HI के केस में एटॉमिक रेडियस का मान सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, और यहां पे एटॉमिक रेडियस का मान आपका सबसे कम है जी, मिनिमम। तो आपको मालूम है एसिड किसको बोलते हैं, जो आसानी से H पर असाइन को दे सके, ये पेन है, इसको तोड़ना आसान है क्योंकि एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, पर इसको तोड़ना मुश्किल है क्योंकि इसके एटॉमिक रेडियस का मान कम है। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस इसका होगा, यानी 1 नंबर का एसिड ये होगा, 2 नंबर का एसिड ये होगा, 3 नंबर का एसिड ये होगा, और 4 नंबर का एसिड ये होगा। यानी सबसे पावरफुल एसिड होगा तो HI। परीक्षा में पूछेगा HI HF से ज्यादा एसिडिक होता है क्यों? जवाब दीजिएगा क्योंकि इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, इसलिए H का निकलना आसान होगा, इसका एटॉमिक रेडियस कम होगा, इसलिए H+ का निकलना मुश्किल होगा। और वेरिएशन देगा, जैसे HCl HF में दे कि ये ज्यादा क्यों होगा, फिर कहिएगा इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा, इस दोनों में वेरिएशन किए ज्यादा एसिडिक क्यों होगा, तो फिर इसका एटॉमिक रेडियस इससे ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियस होगा H+ का निकलना उतना ही आसान होगा। फिर आप लोगों से और पूछा जाता है, बहुत मीडिया क्वेश्चन है कि टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन, हमको तो लग रहा है इस बार एग्जाम में पूछेगा।
और इसी को हम लोग बोलते हैं रिंग टेस्ट। इसी का दूसरा नाम होता है रिंग टेस्ट। एकदम देखिए सिंपल तरीके से आप लोग को समझा रहे हैं, सिंपल तरीके से, इसमें करना कुछ नहीं, ये होगा सॉल्यूशन है। हाँ, और सॉल्यूशन में होगा नाइट्रेट आयन को डालो। कितने आसान तरीके से समझा रहे हैं। सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन को डालो, डालने के बाद थोड़ी सी मात्रा में FeSO4 को डालो जी, और थोड़ी समय के बाद इसके दीवार से होकर H2SO4 को गिराओ। जैसे H2SO4 डालोगे इसके अंदर भूरे कलर का, ब्राउन कलर का एक रिंग तैयार होने लगेगा। ऐसे 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 ब्राउन कलर का जो है एक रिंग तैयार होने लगेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिंग टेस्ट। परीक्षा में पूछेगा कि रिंग टेस्ट जो है वो किसके जांच के लिए किया जाता है, तो दिमाग में सेट कर लीजिए, रिंग टेस्ट का इस्तेमाल नाइट्रेट आयन के टेस्ट के लिए किया जाता है। सारे बच्चे प्लीज ध्यान से समझिए, बहुत ज्यादा भी किया है। आगे परीक्षा में पूछ सकता है कि क्या होता है जब कॉपर और अमोनिया के बीच में रिएक्शन कराई जाती है। बहुत आसान, मान लो CuCl2 या Cu पर प्लस 2 चार्ज, 4 मोल अमोनिया को ले लीजिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप लोग को बनाएंगे, तो Cu 4 अमोनिया के साथ जुड़ेगा, चारों लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा, वो ओवरऑल चार्ज इसके प्लस 2 तो प्लस 2। तो जब कॉपर की प्रतिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो परीक्षा में लिखिएगा कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होगा। IUPAC ने लिखना सिखाया गया था, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड आयन। टेट्राएमीन कॉपर प्लस है तो एक नहीं जोड़ेंगे, कॉपर सेकेंड आयन। आप सभी बच्चे प्लीज ध्यान से, फिर परीक्षा में पूछेगा सल्फर डाइऑक्साइड का टेस्ट आप लोग कैसे कीजिएगा। टेस्ट और सल्फर डाइऑक्साइड आसान तरीका है। जब सल्फर डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराइएगा तो कराने के बाद आपका बनेगा CaSO4 और उसके अलावा आपका H2O बाहर निकल जाएगा। तो कहिएगा कि जब सल्फर डाइऑक्साइड की प्रतिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाए तो कैल्शियम सल्फेट का PPT यानी प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है। बस वो एकदम सिंपल, कम मेहनत में ज्यादा आपको रिजल्ट यहां से प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन ये होगा कि पूछा जाएगा कि एनो जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। एनो जबकि ये जब डायमंड बनाता है तो ये हो जाता है डायमैग्नेट। अगर जब एनो का आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिखिएगा तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन का 6। ध्यान दीजिए, इसका 5 ही है, 2 दे दो, 6 प्लस 2 2 ले लो, 5 प्लस 2 7। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, लेकिन होगा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे मौजूद है, ये आपका होता है हाइपर फेज में। हाइपर फेज में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये आपका पहला मैग्नेटिक होगा। लेकिन होगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, क्योंकि इसका ऑक्टेट तो पूरा होगा नहीं, इसलिए इसी का जब 2 मोल को आप आपस में मिला दीजिएगा तो दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद बना देता है डाइमर, और ये आपका बन जाता है सॉलिड स्टेट। और चूंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, दैट्स व्हाई ये आपका हो जाएगा डाइमेट्रिक। सारे बच्चे जरूर एक बार इसको जरूर जरूर पढ़ें। अगला एक और क्वेश्चन है कि H2S H2Te इस दोनों में ज्यादा बेसिक कौन होगा? ज्यादा बेसिक इसमें ए होगा। आखिर कहो क्यों? सॉरी, ज्यादा एसिडिक कौन होगा?
देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 सल्फर का 16, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का 1 टेलुरियम का 12, दोनों के बीच का अंतर 51 अंतर पर, और इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा है, जल्दी टूटेगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक होगा, ये आपका कम एसिडिक होगा। इस सब कुछ सुपर डुपर वीडियो क्वेश्चन है जिसमें कम मेहनत में आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को आवाज आ रही होगी, सीधी है इसलिए बच्चे करना पड़ रहा है, किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल इशू ना हो। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ऑडियो और वीडियो भी ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप लोग जरूर ईमानदारी से देखेंगे। अगला एक और सुपर वीवीआई क्वेश्चन आपका बनता है, सुपर डुपर वीवीआई, सुपर डुपर एक और लाजवाब वीवीआई। ये कलर को लेकर पूछेगा। ये SO2 जो है वो कलर को उड़ाता है, और कलर को उड़ाता है, तो उड़ाने के बाद इसका कलर जो जाता है वापस नहीं आता है, परमानेंट होता है। लेकिन होगा Cl2 भी कलर को उड़ाता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर भी है। बट ये कलर को उड़ाता है तो कलर इसका वापस आता है टेम्पररी। परीक्षा में पूछेगा क्यों, तो एक ही दिमाग से कर लीजिए, अगर ऑक्सीडेशन के कारण अगर कभी भी कलर जाए तो परमानेंट होता है, और रिडक्शन के कारण अगर कभी भी कलर जाए तो हमेशा टेम्पररी होता है। कैसे, ध्यान से देखिए। SO2 पानी में डालिए 2 मोल, बन जाएगा आपका H2SO4, और अंत में बच जाएगा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का वजूद O2 के रूप में होता है, लेकिन जब वो बनता है तो ये अनस्टेबल होता है, और जो चीजें अनस्टेबल होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो एक जब रंगीन कपड़ा को लाइएगा, एक छोटे बच्चे के सामने आप खिलौना को डाल दीजिएगा तो क्या होगा, रखिएगा कि तोड़ देगा। जैसे इसके सामने रंगीन कपड़ा को लाइएगा, कपड़ा को फट से उड़ा देगा, और उड़ाएगा तो वापस से नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन के कारण ये आपका कलर जा रहा है। तो कलर जाएगा तो ये आपका परमानेंट जाएगा। लेकिन होगा अगर Cl2 को लीजिएगा, माफी चाहते हैं, होगा यहाँ का H2SO4 के अलावा हाइड्रोजन बनेगा, ये आपका नेसेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन यानी यह रिडक्शन है, और जब रिडक्शन होगा तो कलर इसका परमानेंट नहीं, इसका टेम्पररी होगा। लेकिन जब क्लोरीन का इस्तेमाल करिएगा 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन होगा, और ये आपका होगा नेसेंट ऑक्सीजन। और जब भी पूरा डिटेल्स नोट आपका लिखा हुआ मिलेगा, जब यहाँ पे आप रंगीन कपड़े को लाइएगा तो एक बार कलर जाएगा तो वापस नहीं आएगा, पूरा का पूरा रंग को उड़ा देगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है, इसलिए ये आपका जो इफेक्ट होगा वो आपका होगा परमानेंट, वो आपका होगा परमानेंट। और परीक्षा में पूछेगा हाइड्रोजन जो होता है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्यों भी नहीं होगा। जब हाइड्रोजन का प्रतिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराइएगा तो बनेगा 2H, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 +1,
ऑक्सीडेशन नंबर था 0, वो क्या -1, ऑक्सीडेशन नंबर घटा, और जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर घटता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और आपका VBI क्वेश्चन होता है कि फ्लोरीन जो है सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, जबकि बाकी सारा हाइड्रोजन अलग अलग शो करता है। पहला कि एक तो इसका एटॉमिक रेडियस कम होगा, एक, 2 नंबर इसका एटॉमिक साइज भी कम होगा, 3 नंबर इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान सबसे ज्यादा होगा, और 4 नंबर वही था कि जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो लिखने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइटेड करके आप d ऑर्बिटल में नहीं ला सकते हैं कभी भी। तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन इससे सिर्फ और सिर्फ -1 क्यों, एटॉमिक रेडियस कम, एटॉमिक साइज कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके आप d ऑर्बिटल में नहीं ला सकते हो। ये बहुत VBI क्वेश्चन फिर से है आपका, ये परीक्षा में फिर से पूछेगा कि व्हाट इज इनॉट पेयर इफेक्ट। इनॉट पेयर इफेक्ट क्या है समझा, तो कहा क्या जाता है कि होता है जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और ये आपका बिस्मथ है, सब में लोन किया है, सब में। लेकिन मान लो कि होगा लोन किया जाए, कम उम्र का बच्चा ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है इंसान के अंदर का रिएक्टिविटी घटता जाता है। तो होगा इस केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, हाईली। लेकिन जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर को बढ़ाओगे यानी एटॉमिक साइज को बढ़ाओगे, इस लोन पेयर की रिएक्टिविटी जो है वो घटती चली जाती है, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनॉट पेयर इफेक्ट। जरूर सारे बच्चे इस चीज को ध्यान दें, व्हाट इज इनॉट पेयर इफेक्ट। आगे क्वेश्चन होगा फिर से कि ओजोन का इस्तेमाल आप सभी बच्चों को जरूर देखना चाहिए, ओजोन का इस्तेमाल स्विमिंग पूल में किया जाता है। क्यों, जब ओजोन को आप तोड़िएगा तो टूटेगा, मोटू को रखो। अभी अभी बताया कि जब सिंगली रहता है तो इसको बोलते हैं नासेंट, और ये होगा जब नासेंट होता है तो हाईली रिएक्टिव, और जब हाईली रिएक्टिव होगा तो इसका इस्तेमाल होता है डिसइनफेक्टेंट, यानी स्विमिंग पूल में तो ढेर सारे लोग नहाते हैं, ढेर सारा वायरस उत्पन्न होता है शरीर के कारण, इसीलिए ओजोन का इसको डालते हैं तो वो क्या करता है, इन्फेक्शन होने से आपको बचाएगा। परीक्षा में एक बात पूछेगा, बताइए जितना सारा भी इनॉट गैस होता है उसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा क्यों होता है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस ज्यादा, ग्रेटर क्यों, ग्रेटर क्यों होगा, इसलिए कि होगा जो भी इनॉट गैस हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडॉन, इस सब के बीच दुनिया का सबसे कमजोर आकर्षण बल होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आकर्षण होता ही नहीं, तो जब आकर्षण होता है तो चीजें करीब आती है एटॉमिक रेडियस का, लेकिन जो सबसे कमजोर आकर्षण बल है तो अल्टीमेटली इसके लिए दूरी ज्यादा होगा तो एटॉमिक रेडियस का मान भी ज्यादा होगा। फिर मौका परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि CO2 गैस होता है लेकिन SiO2 सॉलिड होता है, इसलिए होगा
इस CO2 में क्या होता है कि शेप इसका होता है लीनियर प्लेन और इसके लिए डाइपोल मोमेंट का मान होता है 0। बट SiO2 का स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से होता है और इसके डाइपोल मोमेंट का मान होता है पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट 0 इसलिए गैस डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव, इसलिए ये आपका होगा सॉलिड। हीटेरोथ्री का उत्पादन विधि से निर्माण कैसे होता है पिछले क्लास में समझाए थे, हम लोग डालेंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से H2SO4 का निर्माण कैसे होता है पिछले क्लास में समझाए थे, नोट्स डालेंगे। और इसके अलावा तो हर हाल में एग्जामिनेशन में इस बार कॉन्फॉर्म में पूछने जा रहा है और वो क्या है, क्या सारे बच्चे ध्यान से सुने। राइट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन, how can you obtain iodine from sea beads? ये तो एग्जाम में है। आयोडीन का मुख्य स्रोत में एक तो आपका अभी अभी कहा कि सी बीड्स होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं समुद्री घास या लिमिनेरिया। और दूसरा होता है आपका नेचुरल ब्रांड, चीनी साल्टपीटर में भी होता है। 3 नंबर आपका नेचुरल ब्रांड। मेरी वीडियो को सिर्फ ध्यान से सुन ले, एग्जाम में 5 नंबर कंफर्म है। सबसे पहले जाकर लीजिए कि समुद्री घास में वो घास जिससे आयोडीन का निर्माण होता है, उस घास को हम लोग बोलते हैं सी बीड्स यानी लेमड़े। आपको करना क्या है कि आपको लेमड़ेरिया को ले लेना है, क्योंकि समुद्र के अंदर आता है, आपको उसको सुखा देना है। सुखा दिया, सुखाने के बाद क्या करना है कि गहरा एक गड्ढा खोदना है और उसमें उस समुद्री घास को लेकर आपको जला देना है, क्योंकि ऊंचाई पर चलिएगा तो हो सकता है आयोडीन आपका नष्ट हो। तो जब जलाइएगा और जलाने के बाद जब उसका राख प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं केल जी। जब आप केल को ले लीजिएगा होगा तो लेने के बाद क्या कीजिएगा कि उसको पानी में इसको घोल लीजिएगा। घोलने के बाद क्या कीजिएगा कि उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कीजिएगा, माने गरम कीजिएगा तापमान। जितना घुलने वाला होगा घुल जाएगा, जितना घुलने वाला होगा घुल जाएगा। जो नहीं घुलने वाला होगा, जो क्षतित होगा, उसको अलग कर दीजिएगा। और जो घुलेगा ना उसके अंदर आपका आयोडीन जाएगा, सोडियम आयोडाइड, उसको बोलते हैं मदर लिक्विड। उसके बाद इसकी प्रतिक्रिया MnO2 और H2SO4 के साथ है। जब कराइएगा तो कराने के बाद क्या होगा, आपको जो आयोडीन प्राप्त होगा उस आयोडीन को हम लोग बोलते हैं आयोडेट। तो फिर से समझा सकते, समुद्री घास लिया, सुखा दिया, गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे में डालने के बाद क्या किया, उसको जला दिया, राख को हमने नाम दिया केल, पानी में घोल दिया, इंप्यूरिटी को हटा दिया, पानी के अंदर जो बचा बोलेंगे मदर लिक्विड, प्रतिक्रिया MnO2 और H2SO4 के साथ कराया और जो चीज बचा उसको हम लोग बोलते हैं आयोडेट और इसी को हम लोग बोलते हैं आयोडीन। आशा करते हैं आप सारे बच्चे ईमानदारी से नोट्स को पढ़ेंगे और आप सारे बच्चे ईमानदारी से वीडियो को देखेंगे। आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि एग्जामिनेशन में ये भी क्वेश्चन आप लोग का नहीं पूछेगा। ये एक और वीडियो आप लोग का डाला जाएगा, आशा करेंगे आप लोग जरूर उस वीडियो को देखें। अभी तक जितना पढ़ाया गया है सबका नोट डाला जा रहा है।